नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड फैक्ट को भी समझते चलेंगे। आपको कोई सा भी एग्जाम देना है, हर जगह काम आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के स्तरों की संख्या कितनी होती है? भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में सरकार में स्तरों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 स्तरीय सरकार हमारे यहाँ चलती है। अब ये 3 स्तरीय सरकार कौन कौन से होते हैं? तो पहले नंबर पे केंद्र सरकार, जहाँ पे पीएम कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, और खाली कार्यपालिका का प्रधान कहेंगे तो प्रेसिडेंट होगा, लेकिन वास्तविक प्रधान कहेंगे कार्यपालिका का तो पीएम। ये केंद्र सरकार की बात हो रही है। यहाँ पे दूसरे नंबर पर आता है राज्य सरकार। यहाँ पे कार्यपालिका का प्रधान तो गवर्नर होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रधान कहेंगे तो सीएम हो जाएगा। और तीसरे स्थान पे आते हैं स्थानीय सरकार, जिसमें आपके ग्राम पंचायत आता है और नगर निकाय आता है, नगर निगम आता है ना, या नगर पालिका जो भी है ना, ये सब आ जाएगा आपके स्थानीय सरकार में। तो ये 3 प्रकार की जो है हमारे यहाँ सरकार में स्तर होती है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैंने बता दिया कार्यपालिका का प्रधान प्रेसिडेंट होता है, लेकिन वास्तविक कहेगा तो पीएम हो जाएगा केंद्र स्तर पे। राज्य स्तर पे कार्यपालिका का प्रधान गवर्नर होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान कहेगा तो सीएम हो जाएगा। ग्राम पंचायत में आप आएंगे तो ग्राम पंचायत का हेड मुखिया होता है, वहीं नगर निगम के जो हेड होते हैं उसे मेयर कहते हैं। ठीक है। अब एक नीचे इनसे संबंधित इसी प्रकार का एक और प्रश्न आपके एग्जाम में आती है कि लोकतंत्र में सरकार के कितने अंग होते हैं? ये तो स्तर था कि भाई 3 स्तर के सरकार होते हैं इंडिया में। ये 3 अंग होते हैं सरकार के। कौन कौन से? एक तो विधायिका, एक कार्यपालिका और एक आपका न्यायपालिका। नाम से स्पष्ट है कि आप समझ जाएंगे, है ना। विधायिका ये क्या करता है? ये कानून बनाने का काम करता है। क्या करता है भाई? कानून बनाने का काम करता है। ठीक है। कार्यपालिका क्या करता है? जो बनाई गई कानून है उसको अमल में लाती है, यानी उसको लागू करता है। ठीक है। इसको लागू करता है। जो भी नियम वगैरह बनाया विधायिका ने, उसको लागू कौन करवाता है? कार्यपालिका। और न्यायपालिका क्या करते हैं? तो न्याय से संबंधित जो है ना कार्य को देखते हैं, है ना। न्याय से संबंधित कार्य को देखते हैं। इस पेन को क्या हो गया, है ना। तो ये तीनों बात को अपन समझेंगे। लोकतंत्र में सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम है, इसमें संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति भी आएंगे। ठीक है। तो विधायिका का काम है कानून बनाना, नियम बनाना। कार्यपालिका का काम है उस बनाए गए कानून को लागू करना या निष्पादित करना। और न्यायपालिका का काम है कि न्याय संबंधित न्याय व्यवस्था को देखरेख करना। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सरकार के 3 स्तर और सरकार के 3 अंग को समझा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा के सचिव कौन थे? भारतीय संविधान सभा के सचिव कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। HBR अयंगर जो है ये भारतीय संविधान सभा में सचिव के पद पर तैनात हुए थे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में फैक्ट की बात करें तो जीवी मावलकर जो ऑप्शन नंबर 1 में देख रहे थे आप, वो संविधान सभा के कार्य संबंधित समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है। जो बाद में जब लोकसभा अस्तित्व में आता है आपका, लोकसभा से 2 बात और भी पूछे जाते हैं कि भाई लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1951-52 आपको बताना है, क्योंकि ये चुनाव जो है 1951 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन 52 तक चला था। ठीक है। तो लोकसभा का कार्यकाल कब स्टार्ट होता है? तो सिंपल एक बार में आंसर देना है 1952। आई होप आप समझे भाई। चुनाव जो है 51 से ही स्टार्ट हुआ, फरियाया 52 तक, और जो लोकसभा अपना कार्य स्टार्ट करते हैं, है ना, अमल में आती है ना, तो ये होता है आपके 1952 से। तो 2 प्रकार के आंसर है यहाँ पे। कैसा पूछा जा रहा है वैसा आपको आंसर देना है। चुनाव तो 1951-52, स्टार्ट तो 52 देना। ठीक है भाई। इसके अलावा जब लोकसभा अमल में आई तो भाई वहां पे पहली जो स्पीकर बने वो बने जीवी मावलकर, तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है। इनके अलावा भीमराव अंबेडकर साहब, तो ये कौन है भाई? ये जब संविधान सभा में जो ड्राफ्ट कमेटी थी, प्रारूप समिति थे, तो उनके अध्यक्ष थे। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि प्रारूप समिति में टोटल कितने मेंबर्स थे? तो आप कहेंगे 7, जो 6+1 के रेशियो में था। एगो अध्यक्ष हो गए जो भीमराव अंबेडकर साहब थे, और 6 अन्य सदस्य हो गए। ठीक है। तीसरे पॉइंट में है प्रेम बिहारी रायजादा।
ये कौन थे? तो ये प्रेम बिहारी रायजादा जो है संविधान का इंग्लिश में हस्तलेखन का काम किए। ठीक है, संविधान का जो इंग्लिश प्रतिलिपि लिखने का काम किए ये किए प्रेम बिहारी रायजादा। हिंदी में लिखे थे बसंत कृष्णा वैद्य, उनको भी ध्यान रखेंगे, हिंदी में लिखे थे वसंत कृष्णा वैद्य, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनके अलावा संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो आप कहेंगे 15। कितनी थी? 15। इनके अलावा संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा गठित टोटल समितियों की संख्या कितनी थी? तो भाई टोटल समिति थे 13 अलग अलग समिति का निर्माण हुआ था हमारे संविधान को अंतिम रूप देने के लिए। ठीक है, संविधान सभा का विचार सबसे पहले किनके मन में आया था? तो 1934 में सर MN राय के मन में आया था। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव थे। ठीक है, इतनी सारी बात आपको संविधान सभा से याद होना ही चाहिए। अब वो 2 क्वेश्चन बहुत पुराने हो गए जो एग्जाम में बिरले ही आते हैं कि भाई संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष और टेम्पोररी अध्यक्ष कौन थे? तो टेम्पोररी अध्यक्ष आपका बताया था सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना, राजेंद्र प्रसाद। तो ये तो आपको याद ही होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया था? तो JL नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था संविधान सभा के समक्ष। हम नेक्स्ट स्लाइड के तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत के संविधान के लिए अधिकार का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान के लिए अधिकार का स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जनता हो जाएगा। भारत के संविधान के लिए जो अधिकार का स्रोत है वो सही से आप सोचेंगे तो जनता हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे राइट आंसर जनता है। अब इससे संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 है। पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज और ये वाली पॉइंट में बहुत डिफरेंस है। वहां पे अधिकार का स्रोत पूछा है, यहाँ पे भारतीय संविधान का स्रोत है, मुख्य स्रोत जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है। ठीक है भाई, ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसे भारतीय संविधान का जो है आप कह सकते हैं कि भाई मतलब हूबहू स्ट्रक्चर है, इसी में जो है संशोधित करके बाद में संविधान बने, ऐसे ही आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे संविधान के ऊपर जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, प्रभाव है, या फिर सबसे अधिक चीजों को जहां से हम ग्रहण किए हैं ये है भारतीय संविधान अधिनियम 1935 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत हुआ। इसके अलावा भी हमारे संविधान में कई देशों से स्रोत जो भी अच्छा चीज है उनको एडॉप्ट किए हैं हम लोगों ने। ठीक है ना। लेकिन जो हमारा शून्य काल है भारतीय संसदीय मतलब लैंग्वेज में आपने एक शून्य काल 0 आवर का नाम सुना होगा, ये भारत की अपनी उपज है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या ग्रहण किया है? तो न्यायिक समीक्षा को ग्रहण किया है, मौलिक अधिकार जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं जो भाग 3 में है, प्रस्तावना का विचार ये भी यूएसए से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का भाषा कहेगा तो मामला अलग हो जाएगा, लेकिन अगर प्रस्तावना का विचार बोलते हैं तो अमेरिका का संविधान आंसर करना है। उपराष्ट्रपति का पद ये सभी अमेरिकी संविधान से हम लोग जो है यहाँ पे ग्रहण किए हैं। इंग्लैंड के संविधान से है ना बहुत कुछ लिया गया है। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड के संविधान से है। एकल नागरिकता, एकल यहाँ पे नागरिकता हमने लिखना भूल गया है, आप ऐड कर लीजिए। एकल नागरिकता ये भी अपन ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू ये भी ब्रिटेन के संविधान से है। द्विसदनीय विधायिका, भाई केंद्र में भी लोकसभा राज्यसभा होता है और राज्य के अंदर भी विधानसभा विधान परिषद होता है, तो ये जो द्विसदनीय विधायिका वाला सिस्टम है ये हम ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किए हैं। कानून के समक्ष समानता ये सभी के सभी जो है हम ब्रिटिश संविधान से लिए हैं। फ्रांस के संविधान से जो सबसे बड़ी चीज लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और मानव बंधुत्व, ये जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जो है इस प्रकार का नारा भी दिया गया था। ठीक है, इनके अलावा आयरलैंड के संविधान से
डीपीएसपी जो नीति निदेशक तत्व होता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का जो मनोनयन होता है, 12 सदस्यों का जो है नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं और 238 सदस्य चुनाव के द्वारा चुने जा सकते हैं। हालांकि अभी हमारे यहाँ इंडिया में 245 सदस्य पे राज्यसभा चलता है, जिनमें 233 का सिलेक्शन होता है चुनाव के माध्यम से और 12 राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम मतलब जो स्ट्रेंथ है, जितने क्षमता है, वो है 250 का राज्यसभा में। ठीक है, तो कई बार क्या होता है एग्जाम में लैंग्वेज के ऊपर आंसर डिपेंड करता है। हमने यहाँ पे रट लिया भाई कि भाई राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, लेकिन अभी कितने पे चलते हैं ये भी अपने को पता होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा में सदस्यों की चुनावी प्रक्रिया लिया गया है। एक बात बताए अपन, राज्यसभा में प्रत्येक दूसरे वर्ष, है ना, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इसके जगह पे नए सदस्यों का सिलेक्शन होता है। जापान के संविधान से लिया गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये आपको जो है कहां पे कंफ्यूज करेगा, ब्रिटेन वाले में जाइए, जहां पे है ना कानून के समक्ष समानता जो है ना, और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये दोनों आपको कंफ्यूज करेगा। और जब भी ये पूछा जाता है वहां पे ब्रिटेन और जापान दोनों रहता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी से आंसर करेंगे। कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो जापान, कानून के समक्ष समानता कहेगा तो इंग्लैंड। नेक्स्ट जो है प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान यह प्रमाणित करता है कि आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहा है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाई ये जो है आरक्षण जो है समानता के अधिकार में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता है। इस प्रकार के बातों की पुष्टि आपको अनुच्छेद 16 के 4 में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ इस प्रकार के और अनुच्छेद को देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 20 के 2 में जाएंगे आप, तो यह एक अपराध के लिए एक ही बार सजा या सुनवाई या मुकदमा का जो है प्रावधान करता है। यानी अगर आपने एक बार पेन चोरी किया है तो इसकी शिकायत आप अदालत के सामने 2 बार लेके कोई नहीं जा सकता, एक ही बार लेके जाएगा और उसमें आपको सजा होना है, जो होना है वो तो जज देखेगा। ठीक है भाई। अनुच्छेद 22 के 2 में कहा गया है गिरफ्तार या हिरासत में लिए प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है किसी भी सस्पिशियस घेरे के तहत, तो भैया इसको जो है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अनुच्छेद 19(1) के सी सभी नागरिकों को संघ या यूनियन बनाने का अधिकार है। 19 में अपन आएंगे, 19 के 1 में तो आप 6 चीज को पाते हैं, वहां से मैंने 19 के 1 का सी आपको यहाँ पे बताने का काम किया है, जो आप संघ या यूनियन बना सकते हैं। इसी में आपको इंडिया में कहीं भी घूमने का अधिकार मिलता है, वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, अभिव्यक्ति का अधिकार मिलता है ना, कोई भी बिजनेस करने का अधिकार मिलता है। ये सभी के सभी 19 के 1 में ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में डुओ प्रोसेस ऑफ लॉ की अवधारणा किस संशोधन के बाद प्रभावी रूप से लागू मानी जाती है? सबसे पहले ये होता क्या है डुओ प्रोसेस ऑफ लॉ? जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए एक बड़ा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि अपने इंडिया में अंबानी साहब सबसे अमीर आदमी है। इंडिया में ही नहीं, कई सारे कंट्री भी मिला दें तो अंबानी जो है बहुत अमीर हो जाएंगे। वैसे दुनिया के 1 नंबर पे तो नहीं है, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका इस सब में सबसे 1 नंबर पे होंगे। ठीक है, तो मान ली कि सरकार चाहते हैं कि इनका पूरा धन ले लो यार, एक कोई कानून बनाओ कि भाई 50 करोड़ से ज़्यादा आपके पास संपत्ति है तो सरकार की हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है। तो इसी चीज का खंडन करने के लिए ये डुओ प्रोसेस ऑफ लॉ है। ये सिर्फ कानून बना के आप कोई चीज जो है ले नहीं सकते, सरकारी नहीं बना सकते, उसके लिए तर्कसंगत जो है कारण होनी चाहिए। तो ये है डुओ प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये जो है किस संविधान संशोधन के बाद लागू मानी जाती है ना? तो ये आपके 44वां संविधान संशोधन के बाद लागू मानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये 1978 से अमल में आया था। ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन भी आपके 1978 में ही होती है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो अन्य आपके ऑप्शन में दिए गए हैं उनको देख लेते हैं, है ना?
तो ये जो है आपका 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन भैया 1976 में, है ना। और इसमें तो कोई एक चीज हुआ नहीं था कि बताऊं, फिर भी जो सबसे बड़ी चीज हुई थी ये हुई थी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है, ये आपके संविधान में ऐड किया गया था, ठीक है। और कितने प्रकार के ऐड किया गया था शुरुआत में? तो 8 प्रकार के, ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। कितने प्रकार के, सॉरी कितने प्रकार के? 10 प्रकार के ऐड किए गए थे। 10 प्रकार के जो है मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था। और मैं 8 इसलिए लिख रहा था कि जो स्वर्ण सिंह समिति है वो 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य का ही सुझाव दिया था, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन जो बच गया, ऑप्शन 21वां संविधान संशोधन, इसके तहत सिंधी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और जो लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं 36वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1975 में, और ये सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया था। 22वां राज्य बना था सिक्किम, ठीक है। तो ये चारों जो ऑप्शन है उनको एक्सप्लेन किया हूं, क्योंकि अगले स्लाइड में मैं इसका लिख नहीं पाया हूं, तो यहाँ पे लिख के ही बता दिया हूं, ठीक है। और 44वां संविधान संशोधन जो है वो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 के ए में ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये बात सब ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? पहला है सरकारीय आयोग अंतरराज्य परिषद की स्थापना, सही लिखा है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय लेयर की बात तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, ये भी सही है। 1959 माफ कीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1957, स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है फजल अली के अध्यक्षता में, ये 1953 में हुआ था, न कि 1957 में, ठीक है। और भाषाई आधार पे बनने वाला पहला राज्य, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो भाषाई आधार पे बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। कौन था भैया? आंध्र प्रदेश। आते हैं, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में हुआ था, है ना। सरकारिया आयोग वहां पे जो है लिखा भी है, सरकारिया आयोग। अब देखिए सरकारिया आयोग से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सरकारिया आयोग का संबंध, तो वहां पे यह अंतरराज्यीय परिषद ऑप्शन में नहीं रहता है, रहता है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, यही चीज लिखा गया है दूसरे लैंग्वेज में, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है भाई, है ना। तो आपको सरकारिया आयोग को यह भी ध्यान रखना है कि यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है ना। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना भी इन्हीं के चलते हुआ था या फिर इन्हीं के अनुसार हुआ है। पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है इनकी सिफारिश बलवंत राय मेहता ने ही किया था, सही है जी, 1957 में ही किया था, 1957 में ही किया था, सर्वप्रथम बात रखा था। लेकिन इंडिया में पंचायत की शुरुआत जो है 1959 में राजस्थान से हुआ था। ये दो अलग अलग बातें हैं। संरचना क्या होता है त्रिस्तरीय लेयर में? ग्राम पंचायत होता है ग्रामीण स्तर पे, पंचायत समिति होता है ब्लॉक स्तर पे, और जिला परिषद होता है जिला स्तर पे। और ये तीनों किस सरकार में आते हैं? सरकार के कौन से लेयर में आएंगे? तो आप कहते हैं, है ना, स्थानीय सरकार में, है ना, स्थानीय सरकार में, स्थानीय सरकार में आता है, ठीक है भाई। सरकार के 3 लेयर वाला क्वेश्चन पढ़ाया था ना शुरू में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो ये सब जो मामला है नगर पालिका का या फिर ग्राम पंचायत का, ये सब कहाँ पे आता है? तो ये आता है आपके स्थानीय सरकार में। संवैधानिक दर्जा, यहाँ पे संवैधानिक दर्जा जो है पंचायत को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया था, जो 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। इसीलिए इंडिया में 24 अप्रैल को जो है पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं ना, पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना, ये 1953 में फॉर्म्ड हुआ था, फजल अली हेड थे। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे भारत में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 10 प्रकार के, है ना, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऊपर वाले स्लाइड में इसकी चर्चा हमने
कर ली थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के वित्त आयोग अपने रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो वित्त आयोग जो अपना रिपोर्ट देते हैं ये राष्ट्रपति साहब को देते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पहले वित्त आयोग का जो गठन है ये 1951 में हुआ था और उस वित्त आयोग में अध्यक्ष थे केसी नियोगी साहब। ठीक है, इनके अलावा वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। कौन से आर्टिकल काम करता है? 280 काम करता है केंद्र में। कितने वर्षों के लिए फॉर्म्ड होता है? 5 वर्षों के लिए। इनका उद्देश्य क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों और जो टैक्स के बंटवारा है उनका सिफारिश करना। ये एक आइडिया देता है कि इस हिसाब से करो, अपना सुझाव सलाह प्रस्तुत करता है। ठीक है भाई, 16वें वित्त आयोग का फॉर्मेशन हो चुका है 2023 में ही, लेकिन यह काम करना स्टार्ट करेगा 1 अप्रैल 2026 से, है ना। अब 26 से स्टार्ट करेगा, 5 वित्तीय वर्ष के लिए काम करेगा। ठीक है, जो 16वें वित्त आयोग में अध्यक्ष बने हैं ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है ना। यह आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और 5 वर्षों तक अपनी सिफारिशें देते रहेंगे। अनुच्छेद 243 के जो आय हैं, ये आय है 1 नहीं है ना, ये आय है एच के बाद वाला आय। ठीक है, तो 243 के आय के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायतों में वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल। केंद्र में राष्ट्रपति। केंद्र वाला आर्टिकल 280, राज्य वाला आर्टिकल 243 आय और साथ साथ आपको याद रखना है 243 वाय, क्योंकि राज्य में जो स्थानीय सरकार है वहां पे 2 रास्ते हो जाते हैं। एक तो पंचायत के लिए वित्त चाहिए और एक आपके नगर पालिका के लिए वित्त चाहिए, है ना, नगर निगम या नगर पालिका जो भी कहिए। तो जो पंचायत के लिए वित्त फॉर्मेशन होता है राज्यपाल के द्वारा 243 आय के द्वारा, और जो नगर पालिका के लिए होता है वो 243 वाय के द्वारा। दोनों ही राज्यपाल ही करते हैं, दोनों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? यहाँ पे आपके सामने 4 उच्च न्यायालय है। राइट आंसर हो जाएगा बंधु कोलकाता उच्च न्यायालय। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1962 में कई उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ किया जाता है, लेकिन आपको पता होगा कि मान लीजिए कोई जुड़वा भाई पैदा हुआ तो उन दोनों में से कोई ना कोई तो बड़ा होगा जो पहले पैदा हुआ होगा, भले 5 मिनट पहले ही हुआ होगा। तो वैसे ही क्या होता है 1862 में, माफ कीजिए 1962 बोल दिया हूँ, 1862 में सबसे पहले कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना होती है जुलाई महीना में। ठीक है, जुलाई महीना में होता है 1862 के जुलाई में। तत्पश्चात मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना होता है अगस्त में, है ना, अगस्त में। और मद्रास उच्च न्यायालय का भी स्थापना होता है 15 अगस्त 1862 को। तो इन तीनों में जो है कोलकाता सबसे बड़ा भाई है। 2 नंबर पर मुंबई का स्थापना हुआ है और 3 नंबर पर मद्रास का स्थापना हुआ है। एक ही ईस्वी में सबसे पहले कोलकाता, तो इसीलिए राइट आंसर कोलकाता होता है। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 जो है ये हाई कोर्ट के बारे में बताता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख या रिकॉर्ड न्यायालय होगा, रिकॉर्ड कोर्ट होगा। तो इस बात की जो हाई कोर्ट के स्तर पे पुष्टि होती है ये आर्टिकल 215 में होती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट वाला जो है कि भाई सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 129 में कहा गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मिनट रुक जाइए, थोड़ा मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, फिर सेंड करता हूं। हाँ, यहाँ पे हो गया। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर उच्च न्यायालय से, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करना हो न्यायाधीशों का, तो ये करते तो राष्ट्रपति ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सलाह ले लेते हैं किनसे? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो CJI होते हैं। ठीक है, तो उनसे सलाह लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, अनुच्छेद यहाँ पे आगे बढ़ गया, एक सेकेंड। हाँ, अनुच्छेद 226 का संबंध किससे है?
तो रीट जारी करते हैं हाई कोर्ट, यह अनुच्छेद 26, यही काम रीट सुप्रीम कोर्ट भी जारी करते हैं आर्टिकल 32 के अनुसार, ठीक है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो उम्र सीमा है रिटायरमेंट वाला वो 62 वर्ष है। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे कि भाई उसमें जो जज होते हैं वो कितने साल में रिटायर होते हैं, तो उनका आंसर होगा 65, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? जो अभी राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव होता है, आज ही है शायद चुनाव, मेरे ख्याल में आज ही है शायद। नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, बिहार के सीएम थे, अभी है ही, और जो है राज्यसभा में लड़ने के लिए शायद गए हैं। अभी मैं बता नहीं सकता, 2-4 दिन में कोई सीएम बन गया होगा तो, है ना। तो ये जो है राज्यसभा में किसके द्वारा चुनाव होता है सदस्यों का, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा। देखिए जनता तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया जनता के द्वारा चुनाव लोकसभा में होता है, इसीलिए लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है। कई बार आपने सुना होगा जनता का सदन, निम्न सदन, ये सभी लोकसभा के लिए होता है। सांसद भाई, सांसद तो जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, सभी को कहा जाता है। तो ये सांसद के द्वारा होता है क्या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव? तो ये भी सुटेबल नहीं लग रहा है ना। राष्ट्रपति के द्वारा तो नहीं होगा, क्योंकि भाई कोई एक आदमी, कोई सीएजी तो है नहीं कि एक आदमी है करवा दो, है ना। महान्यवादी तो है नहीं कि एक आदमी है करवा दो, है ना। तो ये तो बहुत सारे मेंबर होते हैं राज्यसभा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विधायक होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विधायक के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और मनोनयन तो राष्ट्रपति करते हैं, जो 12 है नंबर में, ठीक है भाई। तो ये राइट आंसर विधायक होगा। अब विधायक यहाँ पे थोड़ा सा सुनने में लग रहा है, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा होता है राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव। अब तो संतुष्ट हो गए भाई, उन्हें विधायक भी बोल देते हैं, तो यहाँ पे मैंने विधायक शब्द रखा है, ठीक है। राज्यसभा भारतीय संसद का अपर सदन होता है, ये आप सभी जानते हैं, और ये केंद्र में राज्यों के प्रतिनिधि करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे, है ना, इसे जनता का सदन नहीं कहकर राज्यों का सदन कहते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं वहां पे विधायक शब्द लिख दिया था, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा इनमें 233 पे तो अभी चल रहा है इंडिया में राज्यसभा, जो है मैक्सिमम जो निर्वाचन से चुने जा सकते हैं वो 238 है, और 12 आते हैं राष्ट्रपति के मनोनयन से, तो कुल मिलाकर हो जाता है 250। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा विधायकों द्वारा किया जाता है। राज्य की विधानसभा में के सदस्य एकल हस्तांतरीय वोट प्रणाली के साथ आनुपातिक प्रतिनिधि में राज्यसभा के चुनाव में वोट देते हैं, ठीक है। इनके अलावा लोकसभा जो भारतीय सदन का निम्न सदन है, इसे जनता का सदन भी कहा जाता है, और इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 है ना। अभी जो है 543 पे चल रहा है। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु 84 आरक्षित सीट है, अनुसूचित जनजाति हेतु 47 आरक्षित सीट है, और लोकसभा की गणपूर्ति कोरम जो है कुल सदस्य का 10वां हिस्सा होता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है ना, जैसे दिल्ली में, पुदुचेरी में, तो वहां के विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य यानी जो विधायक है वो भी भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, समझ में आया। इसके अलावा भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं सीपी राधाकृष्णन साहब जो हैं, इनके चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे। सभी सदस्य कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे तो निर्वाचित हो चाहे तो मनोनीत हो, ठीक है। कुछ जितने भी सदस्य हैं सभी भाग लेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। लोकसभा के अध्यक्ष की चुनाव जो है सिलेक्शन जो है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, अपने में से ही एक अध्यक्ष को चुन लिया जाता है। लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर होता है, ये प्रोटेम स्पीकर कब होता है? जब केंद्र में लोकसभा की चुनाव होने वाला हो, तो उस समय प्रोटेम स्पीकर की जरूरत होती है। तो प्रोटेम स्पीकर का जो चुनाव है, नियुक्ति है, माफ कीजिए, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इसमें आर्टिकल काम करता है 95 का 1, ठीक है। और प्रोटेम स्पीकर जो है रेगुलर स्पीकर के आने तक काम करते रहते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, खाली स्पीकर का सिलेक्शन लोकसभा का सदस्य ही अपने में से कर लेते हैं। लोकसभा का विघटन कौन कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, आर्टिकल 85 के अनुसार, इसे ध्यान रखेंगे। राज्यसभा का विघटन कभी भी संभव नहीं होता है, परमानेंट सदन होता है। तो ये थे आज का ये वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें,
और हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए एसएससी या रेलवे के लिए, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप लिंक दिया गया होगा, वहां क्लिक करके आप व्हाट्सअप पे एक छोटी सी फी अदा करके कंटेंट ले सकते हैं और जर्नी को सैकड़ों उन सिलेक्शन लिए हुए बच्चों के जैसा आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।